क्लॉस को पूरा यकीन था कि ये वही जगह है। उसने कई साल उन रेस्ट्रिक्टेड फाइलों की खोजबीन कर इसका पता लगाया था। अपने इस इन्वेस्टिगेशन में उसने कई देशों का सफर किया, फिर चाहे वो रशिया से लेकर जापानी क्यों ना हो। और अब जाकर उसे उसके सवालों का जवाब मिलने वाला था, जो कि इस बड़े से हैंगर डोर के पीछे है। और आज उसके पास SCP-2367 से जुड़ी हर उलझी कड़ी को सुलझाने का मौका था। जैसे कि आखिर ये SCP है क्या और उसके पिता का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लापता होने की वजह क्या है। क्लॉस अपने बचपन की यादों में खो गया। क्लॉस अपने पिता को अपना आदर्श मानता था, पर जब फाउंडेशन मेंबर ने उसके पिता पर आरोप लगाया कि उसका पिता एक गद्दार है, तो क्लॉस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और आज भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्लॉस ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता पर इतना बड़ा आरोप लगना कोई इत्तेफाक नहीं और इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है, क्योंकि उसका पिता फाउंडेशन के सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान था। हो सकता है कि उसके कुछ मेथड्स अनऑर्थोडॉक्स थे, पर वो फाउंडेशन का एक ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने फाउंडेशन पर अपना योगदान दिया था। उसे पिता का खून क्लॉस की रगों में भी दौड़ रहा था और अब शायद ये विधि का विधान ही था जिस वजह से आज सारे राज से पर्दा उठने वाला था और उसके पिता से जुड़ी हुई ये पहेली सुलझने वाली थी। कुछ समय पहले क्लॉस SCP-4007 के एक असाइनमेंट के सिलसिले में जापान गया हुआ था। असाइनमेंट में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होने के कारण फिलहाल के लिए इस केस पर काम को रोक दिया गया। एक दिन क्लॉस जापान की शिबुया सड़कों में आफ्टरनून वॉक के लिए गया हुआ था कि तभी उसने किसी की चीख सुनी और ठीक उसी समय उसने आसमान में पर्पल कलर की रोशनी को भी नोटिस किया और उसी के साथ एक अजीब आवाज को भी सुना। उसने आसमान की तरफ देखा पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई दी। फिर वो उसी जगह की तरफ जाने लगा जिस जगह से उसने उन चीखों को सुना था। वहाँ उसने देखा कि वहाँ कुछ लोगों की भीड़ है और वहाँ जमीन पर एक इंसान का शरीर गिरा हुआ है। वो इंसान मर रहा था, उसके शरीर से खूब सारा खून बह रहा था, उसके कपड़े भी उसके खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से गिरा है। क्लॉस ने अनुमान लगाया कि शायद वो लगभग 100 फीट से गिरा हो। क्लॉस उस आदमी के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? उस आदमी ने अपनी नजर क्लॉस की तरफ घुमाई और बोला, फुर्दा स्वातरलैंड। और फिर उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। ये दृश्य देख क्लॉस को समझ नहीं आ रहा कि अभी ये क्या हुआ। जब उसने ध्यान से उस मरे हुए इंसान के शरीर को देखा तो उसके यूनिफॉर्म को देख क्लॉस समझ गया कि ये तो यूनिफॉर्म दरअसल जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 SS का यूनिफॉर्म है। पर ये कैसे हो सकता है? एक मरे हुए नाजी का शरीर टोक्यो में 75 साल बाद क्या कर रहा है? उस दिन से लेकर आज तक क्लॉस के मन में कई सवाल है, जिसकी वजह से वो खुद इसकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे कि वो SS मैन कहाँ और कैसे यहाँ आया और वो आसमान में पर्पल रंग की रोशनी क्या थी। हो ना हो, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है। अपने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लॉस ने कई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के ऊपर रिसर्च किया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक ऑपरेशन के बारे में पता चला। जितने भी सारे नाजी से रिलेटेड केसेस थे वे सभी घूम फिरकर एक ही घटना के ऊपर आया करते, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के समय घटा था, जिसका नाम था ऑपरेशन हैमर, जिसमें फाउंडेशन ने जर्मन गवर्नमेंट के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घुसपैठ की थी। उस समय के दौरान ऐसे अफवाहें हो रही थी कि नाजी जर्मनी एनोमलस शक्तियों की खोज कर रही थी ताकि वो सारी दुनिया पर कब्जा कर सके। जब सारी दुनिया एक दूसरे के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे, तब फाउंडेशन ने गुप्त रूप से इस ऑपरेशन को जारी रखा ताकि वो नाजी जर्मनी की गतिविधियों पर नजर रख सके। और इस ऑपरेशन का लीडर और कोई नहीं बल्कि क्लॉस का पिता हर क्लॉस सीनियर था, जो कि उस समय का सबसे इंटेलिजेंट फाउंडेशन मेंबर था। एक जासूस के रूप में उसने जर्मन SS के अंदर घुसपैठ की और अपनी चालाकी के कारण उसने जल्द जर्मन SS में ओबरग्रुपेनफ्यूहरर का रैंक हासिल किया, जो कि एक हाई रैंक था। उसका मिशन था कि वो SCP-2367 को लोकेट कर उसे न्यूट्रलाइज करे, या फिर अगर हो सके तो उसे पूरा नष्ट कर दिया जाए, जिसे जर्मन्स द ग्लॉका द बेल भी कहते थे। ये 15 मीटर का जियोडेसिक हेमिस्फीयर जो स्टील से बना था। इसमें एक कंट्रोल पैनल को इस बेल पर देखा जा सकता है, जिसके बगल में लगभग 4 मीटर का स्क्वायर शेप में बना दरवाजा था और इस दरवाजे के पीछे लगभग 13 मीटर डायमीटर का स्पेस बना हुआ था। इस मशीन को इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी चीज या फिर इंसान को एक स्पेस टाइम से दूसरे टारगेटेड जगह पर भेजा जा सके। टेस्टिंग के दौरान ये पता चला कि इस मशीन के जरिए सब्जेक्ट अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशन से कई मीटर ऊपर ऊंचाई में आ जाता है, जो कि आगे या फिर समय के पीछे भी हो सकता है। मतलब टेस्टिंग के दौरान टेम्पोरल ट्रैवल को हासिल किया गया, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल पावर के। द ग्लॉका का कंस्ट्रक्शन और डिजाइन SS ओबरग्रुपेनफ्यूहरर ऑटो वेबर के सुपरविजन में हुआ, जिसे फाउंडेशन ने POI
420714 का डेजिग्नेशन दिया। वेबर की जानकारी एससीपी फाउंडेशन के पास काफी कम है। उसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि वो भी क्लॉस के पिता की ही तरह दूसरे विश्व युद्ध के समय गायब हो गया था। रिसर्च के दौरान क्लॉस को पता चला कि ऑपरेशन हैमर का मुख्य उद्देश्य द ग्लॉका को चुराने का था, ताकि नाजी जर्मनी इसका गलत फायदा न उठा पाए। उनका मिशन था कि द ग्लॉका को फ्रांस के बॉर्डर से छिपा कर ले जाया जाए, जो कि वो 1 मई की रात को पूरा करने वाले थे। और साथ ही ये भी प्लान बनाया गया कि अमेरिकी और रूसी सेना जर्मन सेना को युद्ध में व्यस्त कर दे, ताकि उनका ध्यान द ग्लॉका पर ना रहे और फाउंडेशन अपना काम बिना किसी रुकावट के कर पाए। पर इस मिशन के पूरा होने से पहले ही अलाइड फोर्सेस ने अपना समर्थन देना बंद कर दिया, जिस वजह से एक नया प्लान बनाना पड़ा। इसके बाद फाउंडेशन रिकॉर्ड्स में इस मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि क्लॉस के पिता को मिशन विड्रॉ करने का आदेश दिया गया, जिससे वो काफी गुस्सा हो गया। उसके पिता ने मिशन जारी रखने का फैसला किया और साथ ही ये भी फैसला किया कि वो मिशन को 1 दिन पहले पूरा करेगा, और इसी हड़बड़ी में इस मिशन की नाकामयाबी हुई थी। क्लॉस के पिता और उसकी मोबाइल टास्क फोर्स हैंगर में रात के करीब 2 बजे पहुंची थी। उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि हैंगर पूरी तरह से खाली रहेगी, क्योंकि बचे कुछ आर्मी ने पोस्ट छोड़कर आत्मसमर्पण किया था। पर जैसे ही वो सभी हैंगर के अंदर गए, उन्होंने वहाँ फुल फील्ड आर्टिलरी प्लेटून, टाइगर 1 टैंक्स और वाफन एसेस की पूरी रेजिमेंट देखी, जो हैंगर के अंदर पूरी तरह से तैनात थी। द ग्लॉका से तेज रोशनी निकल रही थी और ये मशीन पूरी तरह से पावर्ड अप हो चुकी है। और उन्होंने देखा कि अंदर रूम के बीच कुछ जर्मन ऑफिसर्स एक आदमी की सुरक्षा कर रही थी। इस नज़ारे को देखते ही फाउंडेशन मेंबर्स ने समझ लिया था कि जर्मन सोल्जर्स को किसी भी कीमत में रोकना होगा, और इसी वजह से इन दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। और ऐसा माना जाता है कि क्लॉस के पिता भी मारे गए थे, पर इस बात की अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है। फाउंडेशन के कई मेंबर्स मारे गए। कुछ बचे कुछ फाउंडेशन मेंबर ने रेडियो के जरिए मदद मांगी, और जब मदद करने के लिए बाकी फाउंडेशन मेंबर वहां पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां उन्हें फाउंडेशन मेंबर्स और जर्मन एसएस सोल्जर्स के लाश बिखरी मिली। उन्होंने देखा कि SCP-2367 द ग्लॉका जमीन पर गिरी हुई है और वो पूरी तरह से हेवीली डैमेज हो चुकी है, और साथ ही वहाँ उन्हें किसी भी तरह की टैंक्स, जर्मन सोल्जर्स या फिर हेवी आर्टिलरी का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। रशियन आर्मी की कुछ जर्मन सोल्जर्स के साथ लगभग हैंगर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें रशियन सोल्जर्स ने जर्मन सोल्जर्स को मार गिराया, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सब हैंगर के बचे हुए जर्मन सोल्जर होंगे। इसके बाद द ग्लॉका को एक सिक्योर लोकेशन बर्लिन में रखा गया विद लेवल 5 सिक्योरिटी मेजर्स, और अब इतने सालों बाद क्लॉस को फाइनली ये जगह मिल गई। इस हैंगर डोर के पीछे वो राज छिपा था जिसकी तलाश क्लॉस कई सालों से कर रहा था, और उसके पिता से जुड़ी हुई ये पहेली आज सुलझने वाली थी। वो हैंगर डोर से होते हुए अंदर जाने लगा, और उसने देखा कि हैंगर के अंदर पर्पल रंग की रोशनी है, और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, उसने देखा कि वो रोशनी बंद हो गई, और उसने अंदर द ग्लॉका को देखा। उसने चारों तरफ इन्वेस्टिगेट किया। उसने द ग्लॉका को बड़े ही ध्यान से देखा ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके। द ग्लॉका को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद क्लॉस ने अपनी उंगलियों से उस मशीन को परखा। अचानक उसने कुछ आवाज सुनी और उसे एहसास हुआ कि वहाँ पर कुछ है। उसने अपनी टॉर्च लाइट जलाई और उसने देखा कि मशीन की एक तरफ एक हिडन कंपार्टमेंट को बनाया गया है। अपनी उंगलियों से उसने उस कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश की, और जब कंपार्टमेंट खुला तो उसे अंदर एक कागज की पुड़िया मिली। उस कागज में किसी तरह का प्लान बनाया गया था, जहां पर कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को बनाया गया था। क्लॉस ने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था 2367 सिग्मा। क्लॉस ने इस बात की जानकारी अपने सीनियर ऑफिशियल्स को दी, और साथ ही फाउंडेशन के सबसे बड़े अथॉरिटी O5 काउंसिल को भी बताया कि इस बात को गंभीरता से लेना होगा, और ये इवेंट 2367 सिग्मा कोई मजाक नहीं, और नाजी सोल्जर्स फिर से वापस आएंगे। उस अप्रैल 1945 की रात को वो बाकी के नाजी सोल्जर्स कहीं गायब नहीं हुए थे, और जिन नाजी रेजिमेंट को रशियन ने मारा था वो कोई दूसरी ही रेजिमेंट थी, बल्कि हैंगर की जो मेन रेजिमेंट थी उसने तो ग्लॉका की मदद से अपने आप को टेलीपोर्ट कर दिया था। और ये इवेंट 2367 सिग्मा उसी इन्वेजन की प्लानिंग है जिससे वो पूरी मानवता को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और वो सब जल्द ही अक्टूबर 13, 2031 को वापस आने वाले हैं। और वो शख्स जो उस रात को हैंगर में मौजूद था, जिसकी सुरक्षा पूरी नाजी रेजिमेंट कर रही थी, वो शायद हिटलर था, जो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। और इस पूरे मिशन को SS ओबरग्रुपेनफ्यूहरर ने बनाया था, और वो शायद वही आदमी था जिसने क्लॉस के पिता को भी मारा था। क्लॉस अब वहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बाकी के फाउंडेशन मेंबर्स ने क्लॉस की बात को नजरअंदाज किया था,
पर क्लॉस ये बात जानता था कि इस बात में सच्चाई है और वो किसी भी हालत में इस बात की तह तक पहुंचेगा। वो हैंगर में बैठा इंतजार करने लगा। उसे पता था कि इवेंट 2367 सिग्मा एक सच है और इस बात को वो आज साबित कर देगा। क्लॉस वहाँ बेसब्री से बैठा था कि अचानक हैंगर के अंदर एक रोशनी प्रकट हुई जो पर्पल रंग की थी, जिससे धुआं और बिजली निकलने लगा। ये धुआं और बिजली धीरे धीरे कर हैंगर के चारों ओर फैलने लगा और फिर अचानक एक लाइट बीम से पूरे कमरे में सफेद रोशनी छा गई, जिससे क्लॉस को कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्लॉस ने कई सारे कदमों की आहट सुनी और जब उसका धुंधलापन कम हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने एसएस रेजिमेंट की पूरी फौज तैनात है, जिसमें कम से कम 6000 लोग और करीब दर्जनों टैंक्स थे। फिर उन सभी रेजिमेंट ने एक साथ हाइल हिटलर का नारा लिया, जिसकी गूंज पूरे हैंगर में चारों तरफ फैल गई। और फिर एक आदमी रेजिमेंट के बीच से होते हुए आगे आया। उसके यूनिफॉर्म को देखकर बताया जा सकता है कि वो ओबरग्रुपेनफ्यूहरर का था। क्लॉस को पूरा यकीन था कि हो ना हो ये आदमी ऑटो वेबर है। क्लॉस ने अपना हाथ जेब पे रखे हुए बंदूक की तरफ बढ़ाया। अब वो आदमी क्लॉस की तरफ खड़ा हो उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। क्या ये क्या हो रहा है? क्लॉस ने सोचा, ये तो ऑटो वेबर नहीं, ये तो वो, क्या ये कोई क्लोन है या फिर कोई इल्यूजन? पर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी क्लॉस की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे पता था कि अगर कोई इस राज का पर्दाफाश कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, मेरे बेटे। अपने पिता को सामने देख क्लॉस की आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल हैं। उस रात मुझे फैसला करना था और मुझे इस बात का कोई भी पश्चाताप नहीं। हमारे साथ जुड़ जाओ मेरे बेटे और फाउंडेशन को भूल जाओ। तुम मेरे साथ हिटलर की शरण में आ जाओ। हम लोग मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। क्लॉस को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता जिंदा है और इससे भी बड़ी हैरानी ये थी कि उसका पिता सचमुच एक गद्दार निकला। उसने अपने आप को संभाला। नहीं, आप गलत हैं। गलत? और मैं? क्या तुमने फाउंडेशन को इस इन्वेशन के बारे में बताया? उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा और तुम ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और फिर क्लॉस ने अपने पिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कौन कहता है कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे खुशी है कि क्लॉस ने अपने पिता का साथ नहीं दिया, वरना नाज़ी सारी मानवता को अपना गुलाम बना लेते। मैं आशा करता हूं कि आपको ये केस फाइल पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं प्रोफेसर लूशियस और मैं मिलता हूं आपसे अगले केस फाइल स्टडी पर। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।